जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, मैं बताना आपको चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने पॉलिटी के आपको एक चैप्टर पढ़ाया है संसद, और उसके अंदर आपको राज्यसभा के बारे में आपको विस्तार से बताया था। आशा करता हूँ आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी। आज इसी प्रकार मैं आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, लोकसभा। आइए लोकसभा के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। जी हाँ, लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। जनता का सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, हाउस ऑफ पीपुल, ये लोकसभा के कुछ अन्य नाम हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या को भी देख लेते हैं। आइए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 तय की गई है। इन 552 में से 530 सदस्य राज्यों से चुन करके आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य चुन करके आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या मनोनयन किए जाते हैं। आइए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। आइए चार्ट के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। ये रहे 552 सदस्य, इसमें से ये जो 530 सदस्य हैं राज्यों से आते हैं, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये 20 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं, और ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं, उनमें से राज्यों से 530 सदस्य चुन करके आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य, और एंग्लो इंडियन 2 होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। 84वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई थी कि यह जो सीटें हैं 552 या 2026 तक नहीं बढ़ सकती हैं, 2026 के बाद बढ़ेंगी, इसलिए 2026 तक 500 अधिकतम सीटें 552 ही रहेंगी। यह संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह बात बताई गई थी। आइए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या। ये 545 सदस्य लोकसभा के अंदर जो हैं, उसमें से 530 सदस्य राज्यसभा से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक है या नहीं, वह व्यक्ति उस देश का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाभ का पद क्या होता है। पहले पार्ट में आपको मैं विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आई होंगी। नंबर 4, व्यक्ति पागलपन या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं होती हैं लोकसभा का सदस्य होने के लिए। आइए निर्वाचन के संबंध में कुछ बातचीत कर लेते हैं। निर्वाचन किस तरीके से होता है लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जी हाँ, लोकसभा का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतलब जिस क्षेत्र का वह व्यक्ति है वह चुनाव लड़ेगा, और जनता उसको अपने मत का अधिकार करके उसको चुनती है, अपने मत का प्रयोग करती है और उस सदस्य को चुन लेती है। नंबर 2, लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। यह बात अनुच्छेद 331 में बताई गई है। जी हाँ, यह प्रश्न 1 नंबर के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यह 2 एंग्लो इंडियन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। यह 331 में कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके लिख दीजिए। जी हाँ, एंग्लो इंडियन के विषय में मैं एक बात आप लोगों से कर देता हूँ कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सदन में या लोकसभा में एंग्लो इंडियन का बहुमत नहीं है, तो वह 2 सदस्यों को अपने आप मनोनीत कर देता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह मनोनीत नहीं करता है। कार्यकाल के संबंध में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नंबर 1,
5 वर्ष के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। हर प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होता है लोकसभा का, उसके बाद हर 5 साल के बाद यह भंग हो जाती है। ऐसा राज्यसभा में नहीं होता है। वह स्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है। नंबर 2, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको भंग कर सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह मांगता है और अगर मंत्रिपरिषद हाँ कर देता है या सलाह उन दोनों के बीच हो जाती है, बातचीत होती है, तो उनकी सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है। नंबर 3, यदि देश में आपातकाल लगा हो तो इस समय राष्ट्रपति संसद में प्रस्ताव पारित कर सकता है और कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। अगर लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष के लिए होता है। अगर राष्ट्रपति चाहें, आपातकाल जैसी स्थिति होती है, तो उस समय संसद में प्रस्ताव पास करा करके वह एक बार में 1 साल के लिए और यानी 6 साल के लिए कर सकता है। सत्र के भी विषय में कुछ बातचीत कर लेते हैं। 3 तरीके के सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। इस विषय में मैं अगले आने वाले पार्टों में आप लोगों से बात करूंगा। आइए लोकसभा के कार्यों पर भी कुछ बातचीत कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, विधेयकों को पारित कराना आवश्यक होता है। अगर विधेयक पारित नहीं हुए तो कानून कैसे बनेगा, इसलिए विधेयकों का पारित करना अति आवश्यक हो जाता है। धन विधेयक पर एकाधिकार होना चाहिए। लोकसभा अपने पास धन विधेयक 14 दिन तक अमूमन रख सकता है। इस विषय पर आगे मैं पूरे विस्तार तरीके से बात करूंगा। तब मैं आप लोगों को बजट सत्र पढ़ाऊंगा, ये सब सत्र पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाना। जी हाँ, मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको ये 1 नंबर का कभी कभी प्रश्न पूछ भी देते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। लोकसभा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए। मतलब 54.5 तो हो नहीं सकता, 1/10 मतलब 55 सदस्य होने चाहिए, जिसके आधार पर लोकसभा में कुछ कार्य होता है, तभी वहाँ पर कुछ कार्रवाई होगी, कुछ कार्य होगा और उस पर चर्चा होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, 55 सदस्य लोकसभा के अंदर मौजूद नहीं है, तो सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है और छुट्टी हो जाती है। आइए लोकसभा में आरक्षण पर भी बात कर लेते हैं। लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण भी होता है। जी हाँ, लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए आरक्षण होता है। एससी के लिए 84 सीटें दी गई हैं और एसटी के लिए 47 सीटें। दोनों को एससी और एसटी मिलाकर के 131 सीटें होती हैं, जो एससी एसटी आरक्षण कहलाती हैं। सर्वाधिक एसटी जो हैं वो मध्य प्रदेश यानी एमपी से आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इन पर थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं और इनको ठीक से देख लेते हैं। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र, ये देखिए, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र लगभग 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा का जो लगभग एक निर्वाचन क्षेत्र होता है वह लगभग 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, उनकी संख्या है 80 और राज्यसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, उनकी संख्या 31 है। आइए जहाँ सबसे कम सीटें हैं वहाँ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जिन राज्यों में सबसे कम सीटें हैं, जी हाँ, वहाँ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे कम सीट वाले राज्यों में से सिक्किम भी आता है। सिक्किम में 1 सीट है लोकसभा की। नागालैंड भी है, उसमें भी 1 सीट है लोकसभा की और मिजोरम, उसमें भी 1 ही सीट है लोकसभा की। आइए कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अधिक सीटें हैं लोकसभा की, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे हो गया, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। बिहार हो गया, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में 48 सीटें हैं लोकसभा की। महाराष्ट्र हो गया, उसमें 48 सीटें हैं लोकसभा की और मध्य प्रदेश में गलती हो गई, वो वहाँ पर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की। आइए केंद्र शासित प्रदेशों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में खाली दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जगह जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें एक सीटें हैं। दिल्ली में केवल 7 सीटें हैं और अन्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो चाहे पुडुचेरी हुआ, लक्षद्वीप हुआ, चंडीगढ़ हुआ, जो भी हुआ, वहाँ पर खाली 1 सीटें हैं और दिल्ली में खाली जो हैं वो 7 सीटें हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के
यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।